भैया जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुभम, थैंक यू वसीम, थैंक यू अश्वनी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे ये तीन बदल गए, बदले नहीं है। वो जो लोग थे वो अहमदाबाद गए और अहमदाबाद में मैंने आपसे कहा कि मेरा सैटरडे को शो है, संडे शो है, मंडे शो है, 3 दिन मैं वहां लगातार अहमदाबाद में मौजूद रहूंगा। तो लिहाजा टीम जो है वो पहले रवाना हो जाती है, तो अहमदाबाद में वो मौजूद होंगे और मैं वहां पे बातचीत का सिलसिला वहां शुरू करूंगा। लेकिन आज मैं यहां कनॉट प्लेस में रोज की तरह मौजूद। मुझे मालूम है कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी होती है, जो यहां आते हैं उनको रेलवे स्टेशन भी जाना होता है, सोचते हैं भैया जी कहीं में आपको ट्रेन पकड़नी है। जिनको किसको पकड़नी है ट्रेन? अच्छा हाँ, आप 4 लोग तो 5 6 लोग इधर हैं। आपको कहाँ जाना है? हमें मध्य प्रदेश जाना है। मध्य प्रदेश में कहाँ जाना है? आमला, जिला बैतूल। जिला बैतूल बहुत सुंदर जगह है, बहुत जल्दी वापस आना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना चाहिए बैतूल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कर रही हैं आप? मेरा नाम दुर्वा पंत है और मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही हूँ। बहुत बड़ी पढ़ाई कर रही हैं आप तो, है जी। तो किसी दिन ऐसा मौका लगे यहाँ पे शो में शरीक होइए, यहाँ नहीं वहां बैठिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें की जरूरत है और जो सब्जेक्ट आपका है ना उस सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ज्यादा। और आज क्या है मालूम है, हर आदमी हल्ला मचाता है, हर आदमी हल्ला मचाता है, जोर बोलता है, प्रतिक्रिया देता। मैं भी बोलने लगा हूं जी। रुको, आ रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं जी, बोलिए। और मैं आज आप सभी के समक्ष एक काव्य पाठ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अच्छा, कवि है? अरे वाह, क्या बात है। मेरा नेशनल हुआ है 2 बार। अच्छा? और मैं 505 स्टूडेंट्स में सेलेक्ट हुई थी। तो अगर आपकी अनुमति हो तो क्या? अरे अनुमति क्या, सारे लोग अनुमति दीजिए। अगर कवि पूछे कि आपकी अनुमति चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा ताली बजा के जोर से अनुमति देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको सफलता मिले। कविता सुनाइए। मैं बेटियों पे आप सबको सुनाना चाहती हूँ। मातृ शक्ति यदि नहीं बचे तो, मातृ शक्ति यदि नहीं बचे तो बाकी यहाँ बचेगा कौन? प्रसव वेदना लालन पालन, प्रसव वेदना लालन पालन, सब दुख दर्द सहेगा कौन? इस नन्ही सी जान की दुश्मन को, इस नन्ही सी जान की दुश्मन को इंसान कहेगा क्या? और इस नन्ही सी जान की दुश्मन को कन्या कहेगा कौन? घरों में लड़कियों का जन्म होना दुर्भाग्य और घाटे की बात मानी जाती है। बेटे की चाहत में परिवार या तो लड़कियां पैदा करते जाते हैं या फिर लड़कियों को जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता है ताकि फिर दोबारा लड़का जन्म ले सके। आखिर यह कैसा न्याय और मानसिकता है कि हम बुराई को खत्म करने के बजाय बल्कि जिसका बुरा हो रहा है उसे ही खत्म करने की बात करते हैं? इन सब के लिए दोषी कौन? दोषी है हम, आप, हमारा समाज, हमारी मानसिकता, हमारी रूढ़ियां जो हमारे मन में बसी हुई हैं, जिन्हें हमें जड़ से उखाड़ना है, ना कि बेटियों को खत्म करना है। मैं 2 पंक्तियां आपके समर्पित करूंगी आपके सामने। एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। रो रो कर अरदास करूं मैं पिता मेरे सुन लेना, रो रो कर अरदास करूं मैं पिता मेरे सुन लेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना, दोगे जो आदेश उसी पर, दोगे जो आदेश उसी पर, उम्र गुजारूं सारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी। क्या नाम बताया आपने? दुर्वा पंत। दुर्वा पंत, आप बोलती भी अच्छा है और थोड़ा बहुत अच्छा ड्रामा भी आप कर लेती हैं और कविता भी आप बहुत अच्छी सुना सकती हैं, लिख सकती हैं, सारी संभावनाएं आप में हैं। ड्रामा मैंने इसलिए बोला कि कभी कभी जो कविता होती है उसकी अदायगी होती है मंच पे और वो आप में है। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा। और आपके आंखें भर आई और आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई। मैं किसी दिन कोई कवि सम्मेलन करूंगा युवाओं का, मैं जरूर याद करूंगा आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत। अरे आज तो बड़े कवि भी आए हैं, आज कविता पाठ में कर लें। काहे रोज रोज शाहीन बाग चल रहा है? मैं बस
एक दोहे में पूरी बात करता हूँ, जिन्होंने इन्होंने पूरा माहौल बनाया। एक दोहे में बात करता हूँ कि पेंसिल रोकर ये कहे मैं चाहे छिल जाऊं। आप लोग भ्रूण हत्या नहीं रोक सकते तो मत रोकिए। कवि होने के नाते मैं एक बात कहता हूँ कि पेंसिल रोकर ये कहे मैं चाहे छिल जाऊं, कविताएं ऐसी लिखूं भ्रूण हत्या रुकवाऊं। क्या बात है। मुद्दे तो यही होने चाहिए, मुद्दे तो यही होने चाहिए। प्लांट्स आर वेरी प्रेशियस, सो प्लीज कम डाउन, प्लीज कम डाउन, प्लीज कम डाउन, प्लीज कम डाउन, प्लीज कम डाउन। द प्लांट्स आर वेरी प्रेशियस, सो प्लीज कम डाउन, प्लीज कम डाउन। बातचीत के सिलसिले को आज शुरू करना था, जहां से कुछ बयान थे ऐसे तीखे। जनाबे अली मुखातिब हो, कुछ बयान ऐसे तीखे थे जिनको मुझे सौंपा गया, लेकिन वो इतने तीखे हैं कि इनको पब्लिक प्लेस पे बोलने में मेरी जबान लड़खड़ाती है। और ये कहा जाएगा कि उनमें और फिर हम में यानी आप सारे लोग जो मौजूद हैं उनमें क्या फर्क रह जाएगा। बयान बड़े तीखे हैं। बहरहाल आपकी इजाजत होगी तो मैं उन बयानों को भी रख दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है, आप सारे लोग वाकिफ हैं। जी जी जी, मुझे मालूम है आप सारे लोग वाकिफ हैं। मैं देश को तोड़ने की बात जो कहे वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, उन्होंने एक कसम खा रखी है कि जब भी वहां से कोई बात आएगी नफरत की आएगी। हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है और मोहब्बत से चलेगा। अब देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, 15 मिनट दे दो, 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, हिंदुस्तान के हिंदुओं का खात्मा कर देंगे। वही बात आज उनका जो चेला है वारिस पठान, उसने कहा है कि 15 करोड़ मुसलमान जो हैं 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी हैं। ये नफरत की राजनीति आखिर कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? यासिर भाई एक जवाब देंगे आप? जब आप कहते हैं इन गद्दारों को गोली मारो, होम मिनिस्टर ने when you are a responsible person, you won't have to speak like this. You won't have to speak like this. No, this is not good. मैंने कहा जो इस मुल्क को तोड़ने की बात करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आप भी बढ़िए, आप बढ़ जाइए आप। प्रतीक जी, मैं एक सवाल, ये वाजिब सवाल है कि भाई गद्दारों के साथ में क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। जो टुकड़े गए हैं मुल्क में रहने वाले क्या सब गद्दार हैं? ये नहीं कह रहा हूं मैं कब कहा हूं? मैं कह रहा हूं कोई जो गद्दार है, गद्दार तो गद्दार है। मुझे बताइए टुकड़े गैंग है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मुकदमा चलाइए। जिन्होंने आपने आइडेंटिफाई कर रही है, मुकदमा चलाइए उन पे और फांसी चलाइए बीच में। नाम नहीं ला रहा हूं, लेकिन जो गद्दार है, देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है, जो आतंकवादी है, उनके साथ तो वही न्याय होना चाहिए। उनको गोली मारा जाएगा, फांसी दी जाएगी, लेकिन क्या करे रात पहले मुकदमा चलाया जाएगा, उसके बाद फांसी लगाई जाएगी। प्रतीक जी, आ रहा हूं, चुपचाप बैठ जाइए। रात के अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट खुलाने वाले भी यही लोग हैं, अफजल गुरु के लिए। और मुझे बताइए, वारिस पठान जैसे जो लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं उनके, अवैसुद्दीन ओवैसी के, मुझे बताइए वो देश के लिए क्या बोल रहे हैं वो। मुझे एक बयान पढ़ना है और बहुत अच्छा बयान है। मैं किसी का समर्थक नहीं, मैंने किसी के खाम में नहीं, लेकिन हाँ जो बयान अच्छा है वो मैं आज लिख के लाया। मोहन भागवत जी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, उन्होंने एक बात कही, हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए लेकिन किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी लगे तो अच्छी और तुमको खराब लगे तब भी मैं कहता हूं ये बात अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मुल्क में गार्ड साहब प्लीज जाओ, लेकिन इस मुल्क में नफरत मत फैलाइए। मैं जानना चाहता हूं कौन भी, यही तो मैं जानना चाहता हूं, चिन्हित करिए। मैं आ रहा हूं, मनोज आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कौन थे यासिर? स्टेज पे MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए थे, जिस स्टेज से वारिस पठान ने इस तरह का जहर बोला है। आप बताइए, आप हिंदुस्तान को, मैं जवाब देता हूं। मनीषा कायंदे ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर भाषण पे पाबंदी होनी चाहिए। मैं कहता हूं पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अगर इंसाफ आप करते हैं तो। जलानी साहब को और बाकी लोगों को मैं ये बता दूं कि मैं आपका साथ देता हूं कि गद्दारों को बाहर निकाल के जो आपने कहा
ये एक ध्रुव सक्सेना नाम का गद्दार है। देखिए राग चुपचाप पुरानी सुनिए। क्या सुने आप? गलत ध्रुव बात आप कह रहे सक्सेना हैं। को तो आप चलिए छोड़ टॉपिक पे दीजिए। रहिए। ये जो टॉपिक पे हैदराबाद रहिए। में आप जो टॉपिक आंध्र पे प्रदेश रहिए। पुलिस ने वो जेल 11 चला गया। देश के गद्दारों ध्रुव सक्सेना जेल 11 में है। देश के गद्दारों गद्दारी करी। भारतीय जेल में नौसेना में सरकार ने कार्यरत गलत जो बात मत करिए। 11 अभी देश के गद्दार अभी निकाले, इस तरह की बात। गोली मारो मनोज 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 cool down, मनोज मारो गोली, मनोज, cool down. अरे गोली मारो, Cool down. दिखाओ गोली मारो, नो cool down, cool down, नो cool down, गोली नो यहाँ खड़े होकर क्या बोलते हो? cool down. काम मारो गोली, मनोज दिखाओ cool गोली down, मार के। मनोज नहीं निशान बातें cool down. करते। यादिल sit down. बातें करते। नो मारो, नो अरे गोली, वो है गद्दार। बढ़िए जो 11 मनोज 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 वो गद्दार। निशान 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 यादिल यादिल बोलो यादिल प्लीज यादिल हम कह रहा हूँ यादिल मैं कह रहा हूँ यादिल 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 मनोज 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 को गोली मारा जाएगा। मनोज 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 निशान 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 न बढ़िए बढ़िए एक मिनट मैं आ रहा हूं मैं मनोज 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 इस मुल्क में इस देश में कानून है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है और उससे बड़ी चीज है संविधान के लिए जहां बनता है, जहां जिसको लेकर शपथ खाते हैं वो हमारी सर्वोच्च संसद है। एंड वी बिलीव वी बिलीव हम भी बिलीव करते हैं। एक बात बताइए प्रतीक जी, मैं पूछना चाहता हूं, संविधान की कॉपियां ले लेकर के, तिरंगा झंडा ले लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, गली गली चौराहे चौराहे में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे बताइए, राइट टू प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आपको मौलिक अधिकार अपना दिखता है, लेकिन आम जनता का मौलिक अधिकार नहीं दिखता है। शाहीन बाग में आपने क्या कर रखा है? मैं पूछना चाहता हूं, आपको अगर प्रदर्शन करना है, जंतर मंतर में जाइए, रामलीला में जाइए, आप वहां दुनिया के अधिकार को छीन रहे हैं। आपको अपने अधिकार दिखते हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलोकेटर तय कर दिए हैं, उसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि हम 1 इंच भी नहीं हटेंगे। मुझे बताइए, आपको कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, पुलिस पे विश्वास नहीं है, मोदी जी पर विश्वास नहीं है? अरे मुझे बताइए, देश का विरोध करते करते, अब मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात आपने कही। मोदी का विरोध करते करते हो ये रहा कि देश का विरोध, ये बिल्कुल सही नहीं। देखिए, ये बात जब उन्होंने कहा कि पीछे नहीं हटेंगे, तो इंसाफ की बात यह थी कि उधर से भी कहा गया कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। देखिए वार्ताकार इसीलिए है कि मैं आ रहा हूं, मैं यहाँ से आ रहा हूं। दिस इज माई ड्यूटी। ठीक है, मैं बहुत अच्छी बात है जो इंटरलूड जो मध्यस्थ हैं उन्होंने जो बात कही, मैं कह देता हूं। आपका कहना है, शाहीन बाग के लोगों का कहना है कि अगर, सुनिए भाई साहब, शाहीन बाग के लोगों का कहना है कि यहां से अगर निकाले गए, शाहीन बाग से अगर निकाले गए, तो सुनवाई के लिए नहीं आएगा कोई। यहां डर है ना, यही डर है ना कि सुनवाई के लिए फिर कोई नहीं आएगा। कोई मेरी बात यासिर ना संजय हेगड़े ने कहा कि अगर यहां से हटा दिया गया तो मेरी बात सुनने कोई नहीं आएगा और हमें यह डर है। उन्होंने कहा जब तक हम हैं, जब तक इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट है, आपकी सुनवाई तो कोई टाल नहीं सकता। देखिए, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट है, उसने सुनी है चीजें, उसने निपटाई भी चीजें हैं, उस पर तो यकीन करना होगा। और ये बात बहुत यकीन के साथ कही। मैं आऊंगा, ऑफकोर्स मनोज आऊंगा, लेट हिम नहीं प्लीज मनोज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हमने हमेशा माना है जी, ट्रिपल तलाक पर भी माना है जी, 370 पर भी माना है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय राम मंदिर पर दिया है, सब कुछ कहने के बावजूद उसको भी माना है। ठीक, इसको कोई नकार नहीं सकता। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि अगर जाट आंदोलन होता है राजस्थान में, हरियाणा में, तो उस पर कोई बात नहीं होती। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है, कोई बात नहीं होती। राजस्थान में गुजर आंदोलन होता है, अरबों खरबों का नुकसान होता है, कोई उस पर बात नहीं होती, ना उनका कोई मुआवजा लिया जाता। शाहीन बाग में अगर आंदोलन होता है, और वो भी संविधान बचाने के लिए, आरक्षण के लिए नहीं, संविधान बचाने के लिए, तो उसके लिए हर आदमी खड़ा हो जाता है कि साहब ये देशद्रोही है। नहीं, मैं आपकी तरफ हूं, मैं आपकी तरफ खड़ा हूं, और मैं ये कहता हूं, यासिर, आज बात बहुत ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, बहुत साफगोई के साथ। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं ये कहता हूं, आपकी बात 100% सही है। आपकी बात को सुना जाना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही, आपकी बात सुनी जानी चाहिए।
और इस मुल्क में नहीं सुनी जाएगी तो दुनिया में कहीं नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर आपकी बात को सुनने में यासिर को, निशांत को, पांडे जी को, इनके घर की खिड़कियों को दिक्कत होती है तो आपकी बात सुनने के लिए एक तरीका, एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में आना होगा। इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। मैं बता देता हूं। देखिए, शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए हैं, एक सड़क पर बैठे हैं। ये आप कह रहे हैं, ये आपका नजरिया, दिस इज वे ऑफ योर सर दूसरी सड़क को बाकायदा पुलिस ने बंद किया हुआ है। आप कह रहे हैं और कई किलोमीटर तक आप कह रहे हैं, ये आपका तर्क है। नहीं, मेरा तर्क नहीं है, मेरा तर्क नहीं। अगर आप वहां गए हो तो आपको भी पता होगा, आपको भी पता होगा। मालूम है। दूसरी बात ये, अगर सरकार कोई प्रस्ताव रखती है, सुनिए मोहम्मद रफी, यहाँ पे तरीके से बात होगी तो आराम से खड़े रहिए। फिर मैं पूरी बात कर लूं अपनी। देखिए, ये सरकार की ड्यूटी है। सरकार को चाहिए था, आज 65-70 दिन हो गए, सरकार ये कहती आपकी परेशानी क्या है, या तो आप हमारे पास आ जाओ या हम आपके पास से ले आते हैं। अगर उनकी बातों को सुना जाए। देखिए, यहाँ पे ये समझ में आता है, ईगो है। रशीद साहब, ईगो लड़ रही है कहीं पे, और ईगो नहीं लड़नी चाहिए। मुल्क बड़ा है, ईगो छोटी है। मुल्क के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सर पूरी कर, मैं 1.25 घंटा आपको सुनूंगा, किसी को बोलने नहीं दूंगा आज, मैं सिर्फ सुनूंगा। सर बोलिए। मैं ये कहता हूं, देखिए, अगर मैं वोटर हूं तो मेरी ईगो जो है जायज है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी ईगो जायज नहीं है। आप जवाब दे। आप क्या कह रहे हैं? आपकी लड़ाई, देखिए वही बात मैं मनोज को कहूंगा। मनोज ने जो बात कही वो थी कि मोदी का विरोध करते करते मुल्क का विरोध करने लगा। ये वही है, ये वही है, ये वही है। मैं कहता हूं 1.25 घंटे माइक दे दूंगा आपको, लेकिन ये नहीं। मैं ईमानदारी, मेरा कंधा आपके कंधे के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? एक बात बताऊं मैं बताता हूं। इस मुल्क का प्रधानमंत्री है। कोई और भी होगा, कोई और भी आएगा, वो भी प्रधानमंत्री। लेकिन ईगो नहीं है। वो मेरा संवैधानिक पद है और उसकी गरिमा है, उसकी गरिमा है। रुकिए। देखिए, उनकी गरिमा को मैं भी मानता हूं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना कि साहब कानून तो वापस नहीं होगा, चाहे इससे भी ज्यादा कर लो, ये कहां तक सही है? आप ही ने बात किया ना संसद में। अच्छा, संसद में आपने बात किया ना, ये कहां तक सही है? आप बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए। इस मुल्क में अपने दिल पे हाथ रख के आप कहिए। मैं कहता हूं, सुनिए, इस मुल्क में देश के गृह मंत्री का ये कहना कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, कितना सही है? आप बता दीजिए। मैं कहता हूं। और मध्यस्थता का क्या मतलब है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता नियुक्त किए हैं तो सुनिए, मध्यस्थता का मतलब ये है गिव एंड टेक। ठीक, मध्यस्थता का मतलब मैं जवाब दूंगा। प्रतीक जी, मेरे मित्र ने दो बातें कही कि वहां पर जी मैं आ गया, मैं आज भूल गया। सर, सीएए तो इनका मात्र बहाना है। देश को बांटने के दिन रात रोज बयान आते हैं, इतनी वीडियो हम देखते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त कतई नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। और क्यों बयान देते हैं? एक मिनट, मैं भाजपा सरकार से कहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों को, देशद्रोही बयान देने वालों को अंदर करे सरकार। मेरी रिक्वेस्ट है। ये होगा। मैं आया। सर, मैं यहाँ पर लोग संविधान की रत में पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ। मैं संविधान के कुछ आर्टिकल्स को कोट करूंगा और इन्हीं से पूछना चाहूंगा कि क्या वे उसी संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे? जल्दी। पहला मेरा कोड, ये जिस सीए को गलत बता रहे हैं, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार हमारे संविधान का अनुच्छेद 11 लिखता है कि only the parliament have right to make the rules for the citizenship. only the parliament. सुनिए, और दूसरी बात सुनिए, ये कहता है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। पहले सुनिए, पहले इनको, सर सुन लीजिए, बोलिए, मेरी तरफ बोलिए। पहले इनको आर्टिकल 14 को बहुत कायदे से पढ़ने की जरूरत है। तो आपने पढ़ा वो बोलिए। मैंने जो पढ़ा है उसमें आर्टिकल 14 वर्ग विभेद को निषेध करता है, वर्ग विभाजन को नहीं। यहाँ पर वर्ग विभेद नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर वर्ग विभाजन किया जा रहा है। तीसरी बात, आर्टिकल 14 नागरिकों के बीच विभाजन की बात करता है, व्यक्तियों के बीच नहीं। ठीक, पहली बात तो कि वो हमारे नागरिक ही नहीं है। तीसरी बात, तीसरा कोट करूंगा मैं। तीसरी बात मैं कोट करूंगा कि आप सुन लीजिए,
देश की जनता ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा है। 333 सीटें भेजी हैं और उस सरकार को अपने वोटिंग के राइट के थ्रू शासन करने का अधिकार ट्रांसफर किया है। एक डेमोक्रेटिक वे में उस प्रधानमंत्री को हमने इस बात का अधिकार दिया है कि वो देश के लिए कानून बनाए। अगर आप प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं तो आप देश की जनता का विरोध करते हैं। वक्त एक छोड़ दे ब्रेक का। मैं आ रहा आम जनता ने समझा दिया। मैं आ रहा हूं। दे हैव फुल राइट टू स्पीक। मैं आपकी भी बात सुनूंगा। ना भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहस के लिए मैं एक बार फिर तैयार, तमाम सारी जनता सवालों के साथ तैयार। लेकिन मैं जब छोटे बच्चों को यहां देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि गुनहगार तो मैं भी हूं। रोज शाम को मैं यहां आता हूं और सिखा ये रहा हूं कि लड़ा कैसे जाता है। अच्छी बात तो सिखा नहीं पा रहा, तो ये बात जरूर सिखा दी है बच्चों को कि लड़ा कैसे जाए और घर में तेज कैसे बोला जाए। बहुत सारे, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं माफी मांगने का मन करता है। सोचता हूं कि कभी कभी लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि आप फिर ऐसे लोगों को बुलाते क्यों हैं जो लड़ाई करते हैं। लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, इसलिए बार बार लोगों से कहता हूं, इत्मीनान से बोलिए, आराम से बोलिए और सारे लोग सुनेंगे आपकी बात। सब सुनना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं उनका क्या फेस है, कौन लोग हैं जिनसे हमें बात करनी है, या सॉरी जिन्हें मध्यस्थतों से बात करनी है। और सवाल यह है कि अगर वो उठ के दूसरी जगह कहीं बैठेंगे तो क्या जो उनका आंदोलन है वो थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट पे इस पर असर पड़ेगा कि अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो वो कहीं दूर बैठा है, वहां से आवाज ढंग से नहीं आ रही, या वहां पे बात बन नहीं रही, या सुप्रीम कोर्ट इस पर भी नजर रखता है। भाई ये सारी बातें सवाल हैं, इन सवालों को देश जानना चाहता है और यही आज का मौजू है। इसी पे बात होनी है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करा देता हूं। जय सिंह आज हमारे बीच में आए, वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। मनोज कुमार यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। निशांत वर्मा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी साहब मौजूद है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साजिद रशीदी साहब मौजूद हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। दिव्यांशु पांडे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शफी दहलवी साहब पता नहीं पहुंच नहीं पाए, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफी साहब हमारे साथ बीच मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुरीला बोलते हैं, थैंक यू सो मच। आप बताएं ना, बहस करते अच्छे नहीं लगते, हंसते बहुत अच्छे लगते हैं। सच बता रहे हैं, आप हंसा करिए, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे वो लोग जो मौजूद हैं जिनके नाम नहीं लिए, जिनके बगैर ये शो हो ही नहीं सकता, बहुत सारे लोग, सबका स्वागत करता हूं मैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आता हूं जी। वैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमें कोई किसी को भी रेडिकल नहीं हो सकता है इस देश में। हर किसी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे के थ्रू जाना चाहिए। जिस तरह से साइन बाग में हो रहा है, ठीक है, आप कर सकते हैं धरना प्रदर्शन, लेकिन उसके एक तरीके हैं, उस तरीके के थ्रू ही करिए। जैसे संजय हेगड़े साहब ने ये कही बात, रशीदी साहब, कि एक शाहीन बाग का प्रोटेस्ट नहीं है, ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि आगे भारत में कैसे प्रोटेस्ट होंगे, क्या इसी तरह होंगे प्रोटेस्ट, ये भी देख रही है। ये सवाल बड़े हैं, इन सवालों को देखना है। जी नमस्ते, कैसी हैं आप, बताइए, परिचय दीजिए। मैं स्पेशल आपका शो देखने सिंगापुर से आई हूँ। हाँ जी। वैसे ही आई, मैं रफी साहब को भी बहुत देखती हूँ। रफी साहब आपके फैन मिल गए सिंगापुर में देख लेती हैं आप? बहस में इनको बहुत देखती हूँ और मुझे शो बहुत, स्पेशली आप बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सिंगापुर में आप क्या, तो सिंगापुर में कैसे देखते शो में? यूट्यूब के थ्रू फायर स्टिक लगा के, उससे फायर स्टिक लगा के। और मोहम्मद रफी साहब आपको देखा जाता है वहां पे? गजब है, बहुत 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 शुक्रिया। वो बहस उनकी देखती हूँ, बहस इनकी देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो चुप नहीं करते हैं, ये चुप नहीं करते। शिकायत है, देखिए पिछले 5 साल से
मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये सच्चाई है, मैं बिल्कुल विचारधारा से हटके, विचारधारा से आज तक कोई फैंस नहीं मिला, बड़ा अफसोस है इस बात की। अभी इन्होंने मेरे ऊपर थूक दिए, मैंने अभी पूछा इनसे। खिलाफत कर रहे हैं ये। वैसे मानो न मानो, एक बात तो मैं जानता हूं, और वो ये जानता हूं अच्छी तरह से लड़ते हुए लोगों को कैसे हंसाया जाता है, ये तो मैं जानता हूं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये सारे। मैम थैंक यू सो मच, सिंगापुर से आप यहाँ। आपका शो इतना फेमस है, आप इतने फेमस हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, सिंगापुर से आप यहाँ आई, शो में देखती हैं, और मैं क्या कहूँ आपको, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मोहम्मद रफी तो बहाना हो सकते हैं, लेकिन ये शो जो है अपने आप में एक यूनिक चीज है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहस की तरफ बढ़ता हूँ। संजय हेगड़े साहब ने, जी बिल्कुल आप जवाब दीजिए, उस नौजवान ने बहुत अच्छी बात कही है। जी एक नौजवान हाथ और उठाता है। जी सर, हम नौजवान हैं, हम देश का भविष्य हैं। यहाँ संविधान की बात होती है, लेकिन सारे राजनीतिक दल जब भी कभी भी बोलते हैं, कभी भी स्टेटमेंट आता है तो कुछ ना कुछ गलत आता है। क्या ये देश में अच्छा संदेश जाएगा कि सारे लोग, जो हम अनुराग ठाकुर का बयान देख सकते हैं, मोवेसी का देख सकते हैं, राहुल गांधी, सारे राजनीतिक दल कभी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। क्या ये सही है? सर बयान ऐसे आते हैं कि मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, ये बयान है? जी बिल्कुल मैम, चाहे वो गोली वाला बयान हो और चाहे ये बयान हो कि 15 करोड़ अगर खड़े हो जाएं तो 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। अरे शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाओ। ये बयान है, ये बयान है। नाउ यू स्टैंड अप। देखिए, मैं न तो वारिस पठान के बयान का समर्थन करता हूं, ना मैं प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन मैं भी नहीं करता। ये बयान बिल्कुल जहरीले हैं। ना उन बयानों का समर्थन करता हूं कि मुसलमान के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, उसका भी समर्थन नहीं करता। ये लोग नफरत भरे बयान। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी एक बच्चे ने कहा, संविधान की बात कही, बहुत अच्छी बात है। हम भी मानते हैं कि देश के संविधान को उसमें अमेंडमेंट करने का पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है, और हमने ही दिया है, बहुत अच्छी बात कही उसने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एनआरसी में जैसे आसाम में 15 लाख हिंदू निकल आए, सवाल है ये पूछने दीजिए। 15 लाख हिंदू आए। अब एक कानून आया, सीए कानून, के साहब हम उनको वापस ले लेंगे। मेरे देश का हिंदू अब आगे जो जिएगा वो शरणार्थी बनकर जिएगा। ये क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? ऐसा कानून हम लेकर आ रहे हैं। आज मैं देख रहा था शाहीन बाग में एक लड़की कह रही थी कि क्या मेरा एक ऑफिसर आएगा मेरे घर में, और वो ऑफिसर आके घर में ये पूछेगा और वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, और हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, अपने ही मुल्क में हमको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, और ये वो सिद्ध करेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं। जी मैम। सारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए तो डॉक्यूमेंट मिल जाता है इनको, जेएनयू में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट मिल जाता है इनको, और जब और इन बातों में बस लोगों को भड़काने के लिए कहा जाता है। ये सिर्फ भड़काने की बात है, और ये जो कानून है ना, हम सब इसका समर्थन करते हैं। जी जब इस देखिए, मैं बिल्कुल, मैं रैंडमली मैं किसी के पास जाऊं, मुझे नहीं पता। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई काम कर रहा है, मैंने हमेशा ये बात कही और मैं इस बात की तस्दीक भी करना चाहता हूं फिर से, मैं अगर घाव पे मलहम लगा नहीं सकता तो मुझे कोई अख्तियार नहीं है कि मैं घाव दूं। इसलिए मैं अपने अल्फाज पे तो बहुत ध्यान रखता हूं, दूसरे को भी अपने अल्फाज पे ध्यान रखना चाहिए। जी मैम। You don't want to speak anything. Very good. I'm coming. जी। देखिए, साजिद रशीदी साहब जब बात करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन आप बताइए, आज मैं वहां की सिचुएशन बताता हूं जब वार्ताकार दोनों वहां मौजूद थे। एटीट्यूड देखिए वहां का एटीट्यूड ऐसा है, माई वे और हाईवे। आप जब बात रख रही थी हमारी मोहतरमा रामचंद्रन जी, तो आपने बाकायदा बाइकॉट के नारे और हाथ से इशारा किया गया, लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस लेडी हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी मीडिएशन और दो लोगों के को सुलझाने में, दो लोगों में समझौता कराने में उनकी पूरी जिंदगी बीत गई, जो उनका इतिहास है। उन्होंने फौरन बात को मोड़ा। तो कम से कम जब बात हो ना, तो ये सोचना चाहिए कि आखिर जो वो 5 लोग डेली इंपैक्ट और इफेक्ट कर रहे हैं शाहीन बाग के उस रोड से, जिसमें छोटे बच्चे हैं, एग्जाम सर पे है, बोर्ड के एग्जाम दोनों आ गए। कल मैं सरिता विहार में था, सरिता विहार की माएं आई थी निकल के, रो रही थी, उनके बच्चों के जिंदगी का अधर में लटका हुआ एग्जाम नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं 10th और 12th कितना प्रेस्टिजियस एक एग्जाम होता है। और आप जब बात कर रहे हैं तो हम नहीं हटेंगे।
आप अगर आपको आंदोलन करना है, सुन लीजिए, अगर आपको सुन लीजिए, मैं सुन रहा था, आंदोलन करना है, बराबर की एक रोड है। आर्टिकल 19 को बार बार ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 हमें ये इख्तियार, ये हिम्मत देता है, ये कहता है कि हम आंदोलन करें। आंदोलन करिए ना, बराबर वाली रोड पे करिए, कोई मतलब नहीं। अपोलो हॉस्पिटल लोग बीमार जा नहीं पा रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से, ओखला से, उसी शाहीन बाग से नहीं जा रहे हैं, तो आपको समझना नहीं होगा, समरसता नहीं लानी है। मैं दूंगा मोहम्मद रफी सिंगापुर वाले लोग परेशान होंगे, आप नहीं बोल पाए। संवाद की जो बात कर रहे हैं, तो संवाद के लिए पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके पास पहुंचे, फिर आपको भारत के गृह मंत्री ने कहा कि आप आइए, तो आप 5000 लोग उठ के चल दिए। ये क्या ड्रामा कर रखा है? आप क्या 20 और 50 आदमी का डेलीगेशन गृह मंत्री से नहीं मिल सकते थे, जब उन्होंने 3 दिन का वक्त कहा और कहा कि हमारे ऑफिस से राब्ता कायम करिए? गृह मंत्री कहता है, लेकिन आपने जिद बना रखा है, क्योंकि आपको मौजूदा हुकूमत से नफरत करनी है। ये है आराम से बोलेंगे, एवरीबडी, ईच एंड एवरीवन। जी निशांत, आंदोलन कैसा होगा इसकी रूपरेखा सरकार नहीं बताएगी। आंदोलन अगर गैर कानूनी है, आंदोलन अगर गैर कानूनी है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कब का उठा के बाहर फेंक दिया होता। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, और मैं मानता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। दोनों बातें सबको पता है। लेकिन तीसरी बात जो जिलानी साहब यहां पे बैठ करके समझा रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि अपोलो हॉस्पिटल का रास्ता बंद है। दिल्ली सरकार नहीं, पर दिल्ली पुलिस बताए कालिंदी कुंज का शाहीन बाग से क्या मतलब है? क्या मतलब है? बीच में रेलवे यार्ड है, इधर चौराहे से आप शाहीन बाग का रास्ता बंद करिए। आप ओखला पुश्ता रोड क्यों बंद किए? आगरा, आप वहां रहते हैं पर आप बता नहीं रहे, आपने आगरा कैनाल रोड क्यों बंद करी? आपने नोएडा फरीदाबाद का पूरा नस क्यों बंद कर रखा है? उसका कोई मतलब नहीं है शाहीन बाग प्रोटेस्ट से। ये जवाब लीजिए, बाकी तो फिर ये जहरीली बातें करती। शाहीन बाग का प्रदर्शन, प्रतीक जी, शाहीन बाग में प्रदर्शन 3 महीने का बच्चा कर रहा है क्या, जो मर गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर नोटिस इशू किया है? क्या वो प्रदर्शन कर रहा है? यहाँ पे बात हो रही संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने की। आप प्रदर्शन कीजिए, संसद ने कानून बनाया, वो आप नहीं मानेंगे। 100 से अधिक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया कानून पे, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यह बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि वह कानून स्टे लगाने योग्य नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा, आपको संसद को मानना पड़ेगा। अगर आप बात कर रहे हैं प्रदर्शन की, वो मेरिट पे देखेंगे, मेरिट पे डिसाइड होगा। इसलिए आज यहाँ पर मौलाना साहब ये नहीं कह सकते कि वह कानून गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए इस चीज को। वकील साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मुझे ये बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जजमेंट दिया है कि आप इस फैसले के खिलाफ दर्द प्रदर्शन नहीं कर सकते? ऐसा कोई जजमेंट है? ऐसा कोई जजमेंट नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप अपनी आवाज मेरे फैसले के खिलाफ नहीं उठा सकते। ऐसा कोई कानून, कोई संविधान भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि क्या 3 महीने का बच्चा प्रदर्शन करने गया था? मौलाना साहब जवाब दें, क्या वो जिंदगी वापस ला सकते हैं? उस बच्चे की जिंदगी क्या ये ला सकते हैं जो 3 महीने का था? जवाब दें मौलाना साहब, जवाब दें। जब उसकी मां के पास कागजात नहीं है, वो चिल्लाकर आज भी कह रही है मेरे पास कागजात नहीं है, तो अपने बच्चे को क्या घर में छोड़ के जाएगी? 3 महीने के बच्चे को ये सुप्रीम कोर्ट के वकील खिलाएंगे उसको? ये दूध पिलाएंगे उसको? तो क्या कोई हटा रहा था क्या उनको? माँ बच्चे को साथ लेके जाएगी ना। प्रतीक जी, देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे मासूम बच्चे मोदी जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, अमित शाह के बारे में क्या बोल रहे हैं, और उन महिलाओं को ये लोग ढाल बना रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं, भाई ये बताइए कि कौन से कागजात आपसे मांगे जा रहे हैं? जवाब दें। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये केवल मोदी विरोध कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और रखना चाहता हूं, मुझे बताइए वहां पर क्या चल रहा है? शर्जील इमाम जैसे लोग देश को तोड़ने की वहां बात कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? तीस्ता शीतलवाड़ वहां पर तोड़ने की बात कर रही है। ये कौन लोग हैं? ये कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों वाले लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। जी प्रतीक जी, बहुत देर शुक्रिया आपका, आप आए हो मेरे पास। मैं ये कह रहे हैं ना, शर्जील इमाम जो है ना, वो ठीक है, उसने जो कहा। अरे चुप शाहीन बाग में बहुत सुनेंगे ना। मैं नहीं बोला मनोज, मनोज जी मैं भी मानूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं भी मानूंगा। आप कमाल कर दो, बात सुनिए आप। ये डिनाइट कर रहे हैं, बिल्कुल डिनाइट कर रहे हैं। कोई बात नहीं। मनोज आई एम हियर, मनोज बोलिए।
वहाँ जो औरतें बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, नौजवान बैठे को ढाल बना रहे हो, पूरी महिलाएं बना रहे हो। अपनी भी माँ है, अपनी भी बहन है। वो तुम्हारी भी माँ है, वो नरेंद्र मोदी की भी माँ है, वो अमित शाह की भी माँ, मेरी माँ नहीं है, सम्मान गिरा रहे हो। अरे सुनिए, आज जो है एक रिपोर्ट आई है, एक चैनल पे रिपोर्ट दिखाई है, एक रिपोर्ट आसाम की है। खतरा क्या है, शक क्या है? एक रिपोर्ट आसाम की है, एक हैदराबाद की रिपोर्ट है। आधार प्राधिकरण सम्मन भेज देता है, नागरिकता साबित करो। और आसाम में एक जुबैदा नाम की अरे रुके, अरे बहन मैं हूं ना। देखिए मोहम्मद रफी साहब, ये भी अपराध है कि अफवाह फैलाई जाए। गलत बात को, तर्कों को गलत तरीके से रखना, ये अपराध है, ये अपराध है जी। देखिए विरोध करिए, मैं ये नहीं मना करता, आपका अख्तियार है। निशान डोंट, आपका अख्तियार है, आप बिल्कुल विरोध करिए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, भाई आपको विरोध करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर देश भर में सब लोग सड़कों पे उतर जाएंगे कि मैं भी यहाँ प्रोटेस्ट करूंगा, मैं भी यहाँ प्रोटेस्ट को, जंगल राज हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। ये जंगल राज बनाना चाहते हैं, ये इस देश को सीरिया बनाना चाहते हैं, ये इस देश में आतंक बनाना चाहते हैं। ये प्रोटेस्ट सिखाएंगे देश को, हम ये संविधान से लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पत्थरबाजी करते थे एक समय, ये वो लोग हैं जो बसें जलाते थे एक समय, ये वो लोग हड़तालें करते थे। पत्थर कौन फेंकने वाले हैं? आपने देखा होगा जामिया में भी एक पत्थर लेकर के लाइब्रेरी में लोग खड़े हुए थे, वो कौन लोग हैं? पत्थरबाजी करने वाले। अभी मौलाना साहब और रफीक भाई बोल रहे थे कि हम सरजिल का विरोध करते हैं, तो शाहीन बाग पे जब सरजिल भाषण दे रहा था तालियां क्यों बजवाई? क्यों बजे तालियां? वो तालियां बजवा कर उसका अभिनंदन क्या गया? ये देश के लिए सही था क्या? मतलब शाहीन बाग भी देश के लिए गद्दार साबित हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ना एक मिनट, सारे लोग हाथ नीचे करेंगे जी। साहू जी, जनाब ये हिंदुस्तान के संविधान की प्रस्तावना है जी, जो बेन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये मैं आपको देने के लिए विशेष रूप से लाया हूँ, और ये हर कार्यालय में, कॉरिडोर में इसकी फ्रेम करके लगाई जानी चाहिए, जिससे लोग आते जाते पढ़ें, देखें, समझें। सर यही आत्मा है, और यही आत्मा है, इसे ही देखना है। और सब, मैं बार बार कहता हूं, इस बार फिर कह रहा हूं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने हैं, जो वहां पे बैठे हैं वो भी अपने हैं, और जो परेशान हो रहे हैं, मोहम्मद रफी अता साहब, जो परेशान हो रहे हैं वो भी अपने हैं। और एक दूसरे को टकराना नहीं चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। आप प्रोटेस्ट करिए, आपको सीए में कोई भी धारा गलत लगती है उसके लिए प्रोटेस्ट करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट खड़ा है और आपके पास है, लेकिन ये तरीका नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए एक बार फिर मैं कनॉट प्लेस पे मौजूद, और जो तमाम हमारे मेहमान मौजूद हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। बात आज दरअसल ये थी कि शाहीन बाग पे जो लोग बैठे हैं, जो मौजूद हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लगातार सीए के विरोध में वहां पे बैठे हुए हैं, उनसे पूछा भी गया और ये बात कही भी गई कि क्या अगर कहीं दूसरी जगह वो बैठ जाएंगे तो क्या ये आंदोलन, ये जो बात है जो वो कहना चाहते हैं, वो कमजोर हो जाएगी। उनको ये बताया भी गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है, उसे फैसला करना है। कहीं और बैठ के बात कहने में कमजोरी आती है या नहीं आती है ये देखना, और क्या सुप्रीम कोर्ट में फैसले में इसका कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये भी एक बात है जिसको गौर करना चाहिए। और इस मुल्क में बात कही गई है और बात सुनी गई है और फैसले आए हैं, तो क्या नजीर बनना है, ये भी एक बात है। लोग कुछ कहना चाहते तो मैं आगे बाबूजी आपके पास। जी प्रतीक जी, जो लोग बैठे हैं मंच पे, तो शब्दों की एक मर्यादा होती है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुस्लिम वर्ग का हो, मर्यादा सभी मानते हैं। आप लोग अपने शब्दों पर कंट्रोल करें, ऐसे आग न लगाएं जिसमें आप भी जलें और हमें भी जला दें। इसलिए थोड़ा सोचें आप क्या रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और ये बात जब बात आप कहते हैं तो बात यहाँ पे नहीं है लागू, यहाँ तो लागू है ही है, वहां भी लागू है जो कह रहे हैं। कोई बात कह रहा है, दोनों तरफ बात है। और ईमानदारी के साथ ये है कि आप
घाव भर नहीं सकते तो घाव में नमक मत डालिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आसिफ, मैं चुनना चाहता हूं आपसे। मैं कहना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो शाहीन बाग को लेके मामला चल रहा है पूरा ये हिंदुस्तान के तमाम पुराने आंदोलन, अब आगे जो आंदोलन होंगे उसको लेकर कोर्ट नई नजीर पेश करेगा। जो इस तरीके से आज रास्ता बंद है उसको लेके एक बहुत बड़ा मामला दिल्ली के अंदर चल रहा है और उसी को लेकर चुनाव लड़ा गया। इससे पहले जो राजस्थान के अंदर रेल की पटरियां उखाड़ के ले गए, हरियाणा के अंदर बलात्कार किया, दुकानें लूटी गई। अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर संज्ञान आने के बाद में अब जो भी आंदोलन आगे होंगे किसी भी सरकार के खिलाफ, कम से कम कोई ऐसा कानून बनेगा कि आंदोलन का एक दायरा बन जाएगा, उस दायरे से बाहर जाके कोई ऐसा आंदोलन नहीं करेगा। अगर करेगा तो हुकूमतें उसको सजाएं देंगी और ना ही आज की हुकूमत की तरह उनका गला घोटा जाएगा। दूसरा एक चीज और मैं कहूँ, रख दीजिए एक मिनट, पहले मेरी पूरी बात होनी। मैं ये कहूंगा जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन हुआ करते थे उनको सुप्रीम कोर्ट से बंद करा दिया गया। अब जब खोलने की परमिशन दी गई तो 8 बजे तक का टाइम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्हें जगह मुहैया कराइए जहां पे जनता प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। आज तक 3 साल हो गए, सरकार ने कोई जगह मुहैया नहीं कराई है। ये पूछे सरकार से, अब सरकार कहां तक जवाबदेही है? सरकार सिर्फ अपने खिलाफ आंदोलन रोकने के लिए दमन करती है और करती आ रही है। देखिए, जो हरियाणा में नजीर पे आप दे रहे थे आंदोलन की, वहां क्या हुआ था आप भली वहां जानते हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं, मुझे कहने की या दोहराने की जरूरत नहीं। जी प्रतीक जी ये बोल रहे हैं कि सरकार दमनकारी नीति के तहत एक काम कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किसने दमनकारी काम किया वहां पर? क्या पुलिस ने ऐसा कोई हिंसात्मक काम किया या कोई ऐसा एक्शन लिया क्या? अरे भाई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, आपको सुरक्षित कर रखा है और माननीय गृह मंत्री जी बोल चुके हैं कि आइए संवाद करने के लिए हम तैयार बैठे हैं, लेकिन ये डेलीगेशन भेजने के लिए तैयार नहीं है। केवल नफरत की राजनीति फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला विचाराधीन है, आर्टिकल 247 कहता है अगर केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई किसी कानून को लेकर के विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए। लेकिन समस्या क्या है कि इनको ना सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, ना पुलिस पर विश्वास है, ना सरकार पर विश्वास है। अरे भाई, देश में रहते हो, देश का खाते हो, तो कहां विश्वास करोगे आप? मैं कहूंगा, देखिए आप पूरा बात बहुत अच्छी बोली, पर आखिरी का जो पैरा है वो इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट ना, अगर मैं नहीं बोला, मैं ये बात नहीं बोला तो समझ लीजिए मैंने एंकरिंग करी ही नहीं। जो गलत है वो गलत कहूंगा, रहना नहीं। अरे ये इनका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, ये इन्हीं के वालिद, हमारे वालिद, वालिद के वालिद, वालिद के वालिद सब यही हैं, तो इसलिए बराबर है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई, देश का संविधान में आपको विश्वास है या नहीं है? फिर आप मुझे बताइए भाई, अगर ना होता, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर में विश्वास है तो हमने माना, तो मानेंगे तो धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए। इनको भी धैर्य रखना चाहिए। जब देश की सबसे बड़ी महापंचायत ने, संसद ने उस कानून को पास करके भेजा है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है, ये बोल रहे हैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, बात मानने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करेंगे? मैंने उसके बारे में बोला है। ये देश हमारे बाप दादाओं का है, ये माफी मांगने वालों का देश नहीं है। जो देश की बात आप माफी मांग लेंगे, हम हिंदुस्तानियों का देश है। ये तमाम ये चिन्ह किया हमारा क्या गलत बोला? कूल डाउन। हमारे से मतलब मैं नहीं हूँ, हमारे से मतलब तमाम हिंदुस्तानी लोग हैं। ये आपका तरीका है हमेशा हमारे और हम में तब्दील करने का। ये भाजपा की पॉलिसी है। हमारा किसको कहते हैं? हमारा कहते हैं की आजादी की ये बात करते हैं, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी ये बात करते हैं शाहीन बाग में। ये शाहीन बाग में बोलते हैं ये हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, जिन्ना की आजादी। अफजल तेरे कातिल जिंदा उस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे। मैं पूछता हूँ, ये शाहीन बाग में हुआ, सर्जिल इमाम बोलता है वहां पर के। मैं पूछता हूँ, जिन्ना की आजादी है और ये लोग आज बोल रहे हैं कि हमें सरकार में विश्वास है, देश में विश्वास है। इनकी मानसिकता ही कैसी है? छोटे छोटे बच्चों को देखिए, मेरी ऑफ कोर्स मैं दूंगा। आप बैठिए।
मनोज 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 सुनो मनोज मनोज आते उतर जाइए, जवाब नहीं दूंगा, आते उतर जाइए, उधर उधर क्या हो गया मनोज 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 ये नहीं दिस इज नॉट मोहम्मद रफी मोहम्मद रफी अगर ये प्रोग्राम तुम्हें करना है तो आराम से बैठिए। मनोज मनोज कूल डाउन, बहुत बहुत काम आदमी है आप, वैसे नहीं मुस्कुराते हैं, अच्छे लगते हैं आसफ। यासिर यासिर जिम्मेदारी आपकी है प्रोग्राम की, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। एक लाइन बोलना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स यू विल गेट 2 वर्ड्स 2 लाइन्स। मोहम्मद फॉरवर्ड ब्लॉक से आए हैं, पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, लेट हिम स्पीक, लेट हिम। नहीं यासिर नहीं जाएंगे आप, क्या खड़े रहेंगे? 2 मिनट 2 मिनट। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आज हैरान हूं कि किस तरीके से बातें सुनने को मिल रही हैं देश में। कह रहे हैं कि CAA, पहले हमें समझना पड़ेगा क्या ये अच्छा है या गलत है। मेरा अपनी हुकूमत से सिर्फ इस विषय को लेके एक बात, 2 प्रश्न पूछूंगा आपके माध्यम से। 1970s में एक हिंदू को सवाल पूछिए, सीधा डायरेक्ट पूछिए, सवाल पूछिए। कि हमने कहा कि CAA के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिखों और माइनॉरिटीज को 6 माइनॉरिटीज को आप नागरिकता देने की प्रक्रिया आसान की है। हम ये कहते हैं किसी भी देश को प्रताड़ित जो है प्रताड़ित हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि नागरिकता देने की प्रक्रिया को कठिन किया जाना चाहिए। क्यों? उसका कारण यह है, जब आप नागरिकता को आसान करते हैं, क्या ऐसा नहीं होगा कि जो पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम जो कि पाकिस्तान के लिए वफादार होंगे, क्या यहां पे आके जासूसी करेंगे? क्या आप 2 करोड़ हिंदू और सिखों या दूसरे माइनॉरिटीज को क्या आप नजर रख पाएंगे? वो मेरे देश में आकर जो मेरे सैनिक सरहद पे खड़े हैं, जो लेट मी स्पीक नाउ, यू विल एड्रेस मी। जो मेरे देश में सरहद पे जो जवान खड़े हैं, जो पुलिस के जवान खड़े हैं, उनकी जो सुरक्षा में जो तैनात खड़े हैं, उनकी जान को खतरा है। क्या वो 2 करोड़ हिंदू में से अगर 10% भी पाकिस्तान के लिए वफादार हुए तो क्या वो मेरे देश के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए खिलवाड़ नहीं होगा? मैं आ रहा हूं। सिर्फ देखिए, आपके कंसर्न हैं, मैंने वेरी वेल टेकन। आपके जो सवाल हैं वेरी वेल टेकन। यही प्रजातंत्र है, यही लोकतंत्र है। आपका कोई भी सवाल, कोई सर मनोज 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 मैं मनोज 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 आ रहा हूं। आप बैठिए, मोहम्मद रफी था। आपका कोई भी कंसर्न, कोई भी सवाल वेरी वेल टेकन, लेकिन आप यू हैव टू वेट नाउ। बोलिए। देखिए, प्रजातंत्र है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत बहुत लोगों को नागरिकता मिली है, जिनमें हमारी श्रीमती सोनिया गांधी को भी नागरिकता मिली है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। उस समय सवाल नहीं उठाया आपने। ठीक है अदनाम सोनी को नागरिकता मिली है। 566 लोगों को भारत सरकार नागरिकता दे चुकी है पीछे। और मैं पूछना चाहता हूं, धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित है, धार्मिक रूप से जो लोग प्रताड़ित है, रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड है अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, क्या उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए? क्या मैं पूछना चाहता हूं। और मैं पूछता हूं, अगर आपको उनको विश्वास नहीं है किसी के ऊपर, तो ये देश कैसे चलेगा? मेरे ही देश के लोग हैं जिनकी आंखें यहां बंद हुई और उनकी आंखें पाकिस्तान में खुली है। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आज आप मेरी बात सुन नहीं रहे। आप चुपचाप बैठेंगे, मैं सुनूंगा। मैं मनोज जी को बता दूं, सरकार के लोग ऐसे चढ़ के बात नहीं करते, आराम से बात करिए, हम लोग सुनने के लिए हैं और आपकी बात मानेंगे अगर सही होगी। दूसरी बात, जब आप कहते हैं CAA के कानून को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब यहाँ पे हैं हमारे साथ, वो भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। उससे पहले हम यहाँ पे निर्णय लेने बैठ रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग खड़े यहाँ पे बोल रहे हैं शाहीन बाग में गलत हो रहा है।
अरे वो सुप्रीम कोर्ट बता देगा गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बीच में क्यों बोलते हैं इतना? आप सरकारी प्रवक्ता नहीं है, आप भाजपा के प्रवक्ता है। सरकार को बोलने दीजिए, सरकार को बोलने दीजिए। आप ऐसे बन जाते हैं ये सरकार के प्रवक्ता, ये भाजपा के प्रवक्ता है, ये उतने तक नहीं। तीसरी बात मैं बता दूं, हमने इस देश में आने वाले हर प्रताड़ित या अन्यथा व्यक्ति को शरण दी है और नागरिकता भी दी है और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना के करेंगे, सवाल तो खड़े हो। प्रतीक जी, मुझे राजनीतिक भाषा समझ में आती नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि सीएए जो कानून है वह उसके लिए प्रदर्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को करना था। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो कानून यहाँ के मुस्लिम और किसी अन्य लोगों पे नहीं लगता, उसके लिए क्या प्रदर्शन यहाँ हो रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये जवाब दे सर। हम यहाँ पे माल लगाते हैं, यहाँ एनडीएमसी वाले और थोड़ा सारा माल उठा लेके 50-100 का सारे पैसे खाते हैं। पूरा यहाँ हम लोग कमाते हैं, थोड़ा बहुत वो भी माल उठा ले जाते हैं, बिना क्या उठा ले, कोई परमिशन नहीं होती, सारे कागज हम पे लोगों पे। यहाँ पैसे भी खाते हैं, 20-30 हजार हफ्ते लेते हैं ये लोग। सुंदर सिंह राणा है जी। बहरहाल मैं आ गया जी। हम लोगों को ये लोग ये बताएं कि हम हिंदू और मुसलमान को एक मेज पे चाय क्यों नहीं पीने जाना चाहते? ये क्यों आग लगा रहे हैं ये लोग? हम हिंदू, क्या बात है, क्या नाम है आपका? मैं आज इसी पे खत्म करता हूँ। क्या नाम है? प्रवीण पांडे। प्रवीण पांडे। पांडे साहब कहते हैं हमें ये बताया जाए, हम हिंदू मुसलमान एक ही टेबल पे चाय पीना चाहते हैं, आग लगाने वाले आग क्यों लगा रहे हैं? आज अभी सिर्फ पांडे जी की बात पे क्लोज करता हूं, इससे बढ़िया बात तो मैं भी नहीं कह सकता। आज अभी सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे।